रीबर्थ ऑफ एन अनवांटेड वाइफी। एपिसोड 12। वो आदमी उसके पास चलकर आया तो नव्या ने अपना सिर उठा उसे देखते हुए धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग सर। उस आदमी यानी कि आदर्श ने नव्या को एक नजर देखते हुए पूछा, कल वो लड़का तुम्हें परेशान क्यों कर रहा था? नव्या ने अनजान बनते हुए पूछा, कौन? तो पहले तो आदर्श ने उसे घूर कर देखा क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहती, इसलिए उसने अगले पल नव्या से कहा, कुछ नहीं। नव्या ने सुना और अपना सिर हिलाते हुए जाने को हुई कि तभी आदर्श ने उसे रोकते हुए कहा, सुनो, ऑफिस रोज ही अकेले आना जाना होता है, अक्सर ऐसे लड़के मिलेंगे, इसलिए खुद थोड़ी तेज बनो और सतर्क भी रहो, वरना भोली भाली लड़कियां घर में बैठने के लिए होती हैं। पर तुम अगर बाहर निकलकर एक्सप्लोर करना चाहती हो, जॉब करना चाहती हो तो स्मार्ट बनो। ये कहते हुए वो अब वहां से चला गया और नव्या वो बस उसे जाते हुए देखती रह गई। सच कहा था उसने, बाहर निकलकर काम करना है तो भोली भाली बुद्धू बनकर नहीं, स्मार्ट बनकर ही रहना चाहिए। वो अभी ये सब सोचते हुए अपनी वर्क प्लेस पर वापस लौट ही रही थी कि किसी ने उसे अपने साथ वहां बने एक खाली केबिन के अंदर खींच लिया। वो चिल्लाती कि उससे पहले ही अक्षत ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे मैं हूं, देखो तो मेरी तरफ। अक्षत की आवाज सुन नव्या ने अपना सिर घुमाकर पलटकर पीछे देखा तो ये सच में अक्षत था। उसने गुस्से में उसे घूर कर देखा और फिर फौरन ही खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाने की कोशिश करने लगी तो अक्षत ने अगले ही पल उसे पकड़कर पास ही की वॉल से सटाते हुए कहा, अरे रुको यार, प्लीज, तुमसे बात करने आया हूं। नव्या ने उसके अचानक इतने करीब आने पर एक नजर दोनों के आपस में जुड़े हुए सीनों को देखा। अक्षत की चेस्ट उसके सीने को छू रही थी और इसी वजह से उसकी ये छुअन नव्या को अपने पूरे बदन में एक झुरझुरी का एहसास दिला रही थी। कुछ तो अलग बात थी उसमें कि उसके स्पर्श मात्र से ही नव्या बेचैन हो जाती और उसकी धड़कनें उसके काबू में ना रहती। अभी भी तो यही हो रहा था, इसलिए उसने अक्षत पर भड़कते हुए कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी, आप बस दूर हटिए। अक्षत ने वॉल पर उसकी कमर के आसपास अपने हाथ रख घेरा जरा और तंग करते हुए कहा, नहीं, पहले मेरी बात सुनो। यार मैं उल्लू हूं, गधा हूं, बेवकूफ हूं, सब हूं। इसलिए ना जाने कैसे क्या क्या सोच बैठा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपनी गलती पर नव्या, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। नव्या ने उसे देखते हुए गुस्से में कहा, अक्षत ये मेरा ऑफिस है, कोई हमें ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा, छोड़ो मुझे। अक्षत ने अपना सिर झुकाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ तो देखने दो, डरता हूं क्या मैं किसी से? इस पर नव्या ने कुछ सोच हंसते हुए कहा, हाँ तभी तो कल मार खा रहे थे। उसकी बात सुन अक्षत को जैसे कुछ याद आया, पर पहले उसने नव्या की बात का जवाब देते हुए कहा, मैंने भी उसे पीटा था, पर वो तुम्हें क्यों दिखेगा, और वैसे भी मैं उस वक्त में रेडी नहीं था। और एक बात बताओ, अभी मैंने देखा वो कल वाला ही आदमी था ना, क्या बात कर रहा था तुमसे? अक्षत ने नव्या से पूछा तो नव्या ने कहा, मुझसे क्या पूछते हो आप, अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना अच्छे से जानते हो, कुछ भी सोच लो, वही सच होगा। या ये सोच लो कि मेरा नया बॉयफ्रेंड है, क्योंकि इस बार नील मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाया। नव्या ने गुस्से में अपनी बात कहने के बाद अक्षत से मुंह फेरा तो अक्षत चुप रह गया। उसे नव्या की बात सुन अपने कहे शब्द याद आ गए थे और इधर नव्या को भी, इसलिए धीरे धीरे उसकी आंखों नमी बन आई। थोड़ी देर बाद अक्षत ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर अपने सामने किया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। ये देख अक्षत को अपने सीने में बेहद दर्द महसूस हुआ और उसने धीरे से कहा, नवू, लिसन। नव्या ने सिसकते हुए कहा, नहीं, मुझे जाने दो। उसे गालों पर बहते आंसुओं को देख अक्षत का दिल टूट कर रह गया। सच में उसने उसे बहुत हर्ट कर दिया था। उसने अपना सिर झुकाकर नव्या के चेहरे को अपने हाथों में थामे बारी बारी से उसके गालों को चूमा तो नव्या ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं अक्षत उसे जैसे नव्या के ऐसा करने पर मानो इजाजत मिल गई, इसलिए वो आगे बढ़ने लगा। उसकी बंद पलकों को चूम उसने अब नव्या के होठों को चूमना चाहा था कि तभी वहां किसी के कदमों की आहट उन दोनों को सुनाई दी तो नव्या होश में आई और साथ ही अक्षत भी। नव्या ने उसे दूर झटका और फौरन अपने आंसुओं को पोंछ अपने बाल ठीक करे थे कि वहां पर नव्या का ही एक कलीग रोशन आया और उसने डोर खोला तो नव्या को अक्षत के साथ देख उन दोनों को घूरने लगा। असल में ये खाली रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, जिस वजह से अक्सर ऑफिस के लड़के यहां आकर चुपचाप सिगरेट फूंक कर चले जाते थे। नव्या ने रोशन को देख जल्दी से अपना सिर नीचे किया और चुपचाप वहां से चली गई। वहीं अक्षत ने रोशन को घूर कर देखा तो रोशन ने कहा, सॉरी सर। रोशन अच्छे से जानता था कि अक्षत पार्थ का फ्रेंड है। अक्षत उसे घूरते हुए वहां से चला गया और जैसे ही बाहर निकला तो पार्थ से टकरा गया।
पार्थ ने उसे देखते ही हैरान होते हुए पूछा, भाई तू यहाँ क्या कर रहा है? अक्षत ने चिढ़ते हुए उससे ही पूछा, क्यों आऊंगा यहाँ? पार्थ ने उसे देख अगले ही पल मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ समझ गया, चल बता, मानी क्या? अक्षत ने ना में सिर हिलाया तो पार्थ हंसने लगा और उसने हंसते हुए कहा, सही है, तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए। खैर ये सब तो ठीक है यार, पर दादाजी से बात कर ले, वो तेरे लिए बहुत परेशान है। इस पर पार्थ ने कहा, हाँ यार, मैंने नव्या के साथ साथ उनका भी बहुत दिल दुखाया है। पार्थ ने कहा, पागल हो गया था तू और कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अक्षत ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसके गले लग नव्या को एक नजर देख वहां से चला गया। वो फिलहाल अब और नव्या को परेशान नहीं करना चाहता था। वहीं शाम के समय ऑफिस का समय खत्म हुआ तो नव्या को लेने आज पायल आई थी। आजकल उन दोनों की काफी जम रही थी। नव्या ने उसे देखा तो हैरान होते हुए पूछा, तुम यहाँ कब आई? तो पायल ने खुश होते हुए कहा, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नव्या ने उससे पूछा, क्यों? तो पायल ने कहा, अरे यार नवरात्र शुरू हो गई है, परसों मुझे भी अपने फ्रेंड्स के साथ गरबा और डांडिया खेलने जाना है। अभी तक मैं अपने लिए एक अच्छी सी चनिया चोली का इंतजाम नहीं कर पाई हूँ। तुम हेल्प करो ना यार, मुझे अच्छी सी एक चनिया चोली खरीदनी है। नव्या ने सुना तो मुस्कुराते हुए कहा, समझ गई, मैं एक जगह जानती हूँ जहां से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आओ मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलती हूँ। पायल ने सुना तो खुश होकर नव्या के गले लग गई। नव्या उसकी हरकत पर हंसने लगी। वो लोग ऑफिस से निकले तो नव्या ने कहा, मेरी फ्रेंड है रावी, उसको भी साथ ले लेते हैं, इस सब में उसकी चॉइस अच्छी है। पायल ने सुना तो उसने हाँ कहा और अब अपनी कार नव्या के बताए रास्ते पर मोड़ दी। उन्होंने रावी को पिक किया और फिर बस नव्या उन दोनों को अपने साथ दिल्ली के गुजराती मार्केट लेकर पहुंच गई। तीनों वहां पहुंची तो वहां की चीजों को एक्सप्लोर करने लगी। काफी देर तक इधर उधर घूमने के बाद पायल को एक व्हाइट और रेड कलर की चनिया चोली पसंद आई तो नव्या ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ये बहुत अच्छी लग रही है। उन्होंने शॉपकीपर से उसका प्राइस पूछा तो उसने कहा, 2500 रुपये है मैडम। पायल ने उसकी बात सुनकर पेमेंट के लिए अपना फोन निकाला कि तभी नव्या ने उसका हाथ नीचे करते हुए सामने खड़े उन भैया से कहा, भैया 2500 तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं आप, हम 1800 से ज्यादा नहीं देंगे। इस पर शॉपकीपर ने कहा, मैडम ये हमारी दुकान का सबसे स्पेशल पीस है तो दाम तो महंगे होंगे ना, पर फिर भी आपके लिए थोड़ा कम करके दूंगा, आप 2300 दे देना। इस पर रावी ने अपना बैग उठाते हुए कहा, नहीं भैया बस कह दिया ना, 1800 अगर इतना लगाते हो तो बोलो वरना हम आगे बढ़ जाएंगे, वैसे भी हमें तो इसके साथ ज्वेलरी भी लेनी थी। ये कहते हुए रावी ने उन दोनों को अपने साथ आने को कहा तो शॉपकीपर ने कहा, अच्छा रुकिए, लगा देंगे पर ज्वेलरी में मैं 1 रुपया कम नहीं करूंगा। रावी ने हाँ में सिर हिला दिया। वहीं पायल वो नव्या और रावी को हैरानी से देखने लगी, क्या बार्गेनिंग करती हैं दोनों। फिर पायल के लिए उन तीनों ने मिलकर ज्वेलरी सेलेक्ट की कि तभी पायल ने कहा, रावी, नव्या, मेरे पास 2 पासेस और हैं, तुम दोनों भी चलो ना मेरे साथ। नव्या ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे कहाँ आता है ये सब। इस पर पायल ने कहा, मुझे भी कहाँ आता है, चलो ना, बहुत मजा आएगा। रावी ने भी पायल की बात सुन एक्साइटेड होकर कहा, अरे चल ना यार, अपन मजे करेंगे। नव्या ने फिर भी मना करते हुए कहा, नहीं यार प्लीज। तभी पायल ने कहा, इधर आओ मेरे साथ। इतना कहकर वो नव्या को अपने साथ ले गई और उसने अब नव्या के लिए ब्लैक एंड रेड कलर की चनिया चोली खरीदते हुए कहा, तुम आ रही हो मेरे साथ बस। रावी तुम भी देखो ये पिंक कलर की कैसी है तुम्हारे लिए। रावी ने अपने ऊपर लगाते हुए कहा, बहुत सुंदर। वहीं अब नव्या ने परेशान होते हुए पायल से कहा, पायल यार प्लीज, मैं ये फालतू का खर्चा अभी अफोर्ड नहीं कर सकती। तो पायल ने कहा, हाँ तो अभी पैसे देने को कह भी कौन रहा है, मैं अपनी फ्रेंड को कुछ पैसे उधार दे रही हूँ, वो बाद में मुझे लौटा देगी, ये ठीक है ना फ्रेंड। पायल ने नव्या से पूछा तो रावी ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है। नव्या ने अब ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे लोग शॉपिंग कर फ्री हुई तो रावी ने पायल से कहा, आओ पायल चलो तुम्हें यहाँ स्ट्रीट की पानी पूरी खिलवाते हैं। पायल ने खुश होकर कहा, ओके। इतना कहकर वो नव्या के साथ आगे होली की। रावी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, यार यकीन नहीं होता ये उस बंदर की बहन है, कितनी स्वीट है यार। तभी नव्या और पायल ने पलटकर रावी को देखा। नव्या ने उसे आवाज देते हुए कहा, ओए चश्मिश, कहाँ खो गई?
तो रावी होश में आई और उसने जल्दी से उनकी तरफ भागते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, रुको, मैं आए। नवरात्र का आज चौथा दिन था। पायल, नव्या, रावी और अपने फ्रेंड्स के साथ डांडिया और गरबा नाइट के लिए एक बड़े से गार्डन में आई हुई था, जहां पर डांडिया और गरबा नाइट का शानदार आयोजन किया गया था। बड़े से गार्डन को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया था। पायल ने व्हाइट और रेड कलर का चनिया चोली पहना हुआ था, जिसमें वो बड़ी ही प्यारी लग रही थी। वहीं नव्या ने ब्लैक एंड रेड कलर का, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी। कि पायल के फ्रेंड सतीश ने नव्या की तारीफ करते हुए कहा, यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल। इस पर रावी ने मुंह बनाते हुए पूछा, अच्छा जी, और हम क्या बुरे दिख रहे हैं जो सारी तारीफ नव्या को मिल रही है। रावी ने पिंक कलर का चनिया चोली पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसकी बात सुन सतीश चुप हुआ था कि तभी किसी ने पीछे से कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। रावी को ऐसा लगा कि आवाज जैसे जानी पहचानी है, इसलिए उसने अगले ही पल पलट कर देखा तो पीछे पार्थ और अक्षत खड़े हुए थे, जो कि बढ़िया सज धज कर आए थे। अक्षत को देख नव्या को हैरानी हुई और उसने झट से पायल को गुस्से में घूर कर देखा तो पायल ने नव्या की नजर खुद पर महसूस होते ही अपने हाथ खड़े करते हुए कहा, अरे यार, मुझे ऐसे क्या देख रही हो, मैंने इन्हें यहाँ नहीं बुलाया। अक्षत और नव्या को मिले 2 दिन हो गए थे। इस बीच अक्षत ने नव्या से मिलने की कोशिश की, पर नव्या ने उसे कोई मौका नहीं दिया और ना ही उसके कॉल्स का रिप्लाई किया। वहीं अक्षत वो तो दूर खड़ा बस नव्या को देखता रह गया था कि तभी नव्या उसके सामने से अपना लहंगा संभाल अंदर की तरफ बढ़ गई। अक्षत ने देखा तो जल्दी से उसके पीछे जाने को हुआ, पर वो फिर रुका और उसने पलटकर सतीश को देख उससे कहा, दूर रह इससे, मेरी है। सतीश ने अक्षत की बात सुने एक नजर डाल अपने फ्रेंड्स को देखा, जो कि खुद लंबे चौड़े अक्षत को देख चुप खड़े थे। वहीं लड़कियां तो उसे इस वक्त बेशर्मी से ताड़ रही थी, क्योंकि वो ब्लैक एंड रेड कलर के धोती कुर्ता में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अक्षत उन सबको छोड़ अब नव्या के पीछे चला गया तो पायल ने पार्थ के पास आते हुए कहा, क्या भाई, आपको कैसे पता चला कि हम लोग आज यहाँ आने वाले थे। इस पर पार्थ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी छुटकी, याद दिला दूं तो हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, और तुम जो इतना गला फाड़ फाड़ कर बात करती हो, ऐसे में हमारे पड़ोसियों को पता चल जाए, मैं तो फिर भी सगा भाई हूं और घर का सदस्य। पार्थ की बात सुन सब पायल को देख हंसने लगे। वहीं रावी भी अब मुस्कुरा दी तो पार्थ ने उसे नजर भर कर देखा और फिर उसने पायल से कहा, और वैसे भी यार, थोड़ी मदद कर दोगी तो क्या बुराई है। मेरा प्यार अपने प्यार को मनाने आया है, बस अम्बे मां कृपया करें। उसकी बात सुन पायल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, बस करें भाई, ओवर एक्टिंग की दुकान। चले फ्रेंड्स। ये कहते हुए पायल अपने फ्रेंड के साथ वहां से जाने लगी तो उसके साथ रावी भी जाने लगी। ये देख पार्थ ने उसका हाथ उस पकड़ते हुए कहा, तुम कहाँ चली। रावी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, उनके साथ। तो पार्थ ने कहा, उनके साथ क्या करोगी, तुम उन्हें जानती हो। रावी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं। तो पार्थ ने कहा, फिर। रावी पार्थ को देखने लगी तो पार्थ ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आओ मेरे साथ, मेरे पास भी पार्टनर नहीं है। इतना कहकर पार्थ उसे अपने साथ लेकर चला गया। इधर अक्षत ने आगे जाती हुई नव्या का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, अब कब तक गुस्सा करोगी, मैं मान चुका हूं कि मेरी गलती है। नव्या ने अक्षत की बात सुनकर पलटते हुए कहा, पर मैं नहीं मना पा रही हूं अपने दिल को कि वो आपको माफ कर सके। नव्या ने ये कहते हुए अक्षत से अपना हाथ छुड़ाना चाहा था, मगर अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, मैं मना लूंगा तुम्हारे दिल को। इतना कहकर अक्षत ने नव्या का हाथ छोड़ा तो वो अक्षत से अपना पीछा छुड़ाते हुए वहां से जल्दी से सरपट दौड़ते हुए भागी तो अक्षत उसे देख हंस दिया और उसने मुस्कराते हुए कहा, उफ, ये गुस्सा। तारांकन थोड़ी देर बाद अनाउंसमेंट हुई कि गरबा शुरू होने वाला है, पर नव्या अभी तक पायल और रावी को ढूंढ नहीं पाई थी, क्योंकि गार्डन बहुत बड़ा था और वहां पर 3 से 4 ग्रुप थे। अब कौन किस ग्रुप में था नव्या को कुछ पता नहीं चल रहा था। उसने अपना फोन निकाल रावी को कॉल करना चाहा, मगर एक बार फिर अक्षत आया और उसने अगले ही पल नव्या को अपने साथ खींचते हुए कहा, यहाँ खड़े होने आए हो क्या, आओ गरबा करते हैं। नव्या उसकी बात सुनकर इस बार उस पर चिल्लाई और उसने कहा, अरे मुझे नहीं खेलना आपके साथ गरबा। तो अक्षत ने कहा, सोच लो, क्योंकि किसी ऐरे गेरे के साथ मैं तुम्हें गरबा खेलने नहीं दूंगा। अक्षत की बात सुन नव्या उसे देखने लगी तो अक्षत ने उसे अपने साथ ले जाते हुए कहा, आओ बाद में देख लेना, मुझे पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूं। नव्या ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, कौन आपको देख रहा है, मैं तो आपकी हरकतों से परेशान होकर आपको देख रही हूं।
दोनों अब भी आपस में उलझे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ गरबा शुरू हो गया था। अक्षत ने गाना सुना तो अब नव्या को अपने साथ खींचते हुए कहा, बाकी की लड़ाई बाद में। ये कहते हुए वो उसे अपने साथ लेकर उस बड़े से गोले में घुस गया। इस वक्त जो सॉन्ग प्ले हो रहा था वो था आलिया भट्ट की मूवी गंगूबाई का सॉन्ग झूम री गोरी। गाना सुनते ही और लोगों को घूमते देख नव्या खुश हो गई और अगले ही पल सब भूल उनके स्टेप से स्टेप मैच करते हुए आगे बढ़ने लगी। वहीं अक्षत भी कोशिश करने लगा पर उसे गरबा और डांडिया भला ये सब कहाँ आता था। झूमे रे गोरी घूमे रे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे। झूमे रे गोरी घूमे रे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे। पर नव्या वो मुस्कुराते हुए अपने हाथों को घुमाते खुशी से झूमने लगी थी। एक बार फिर वो घूमी तो अक्षत को देख उसने उसका हाथ पकड़ उसके हाथ पर ताली मारते हुए उसे अपने स्टेप्स फॉलो करने का इशारा किया। तो अक्षत ने भी कोशिश की मगर सिवाय गोल चक्र में घूमने के उसे कुछ समझ नहीं आया। तो नव्या हंसने लगी और अब खुद ही झूमने लगी। शर्म छोड़ी थोड़ी थोड़ी नैनो की ये बोले जोड़ी बेशर्मी करने दे रे। झूमे रे गोरी घूमे रे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे। गलियों में भागती सोते ना जागती कूदती फांगती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा आ गलियों में भागती सोते ना जागती कूदती फांगती रातों में चांदनी है चांद पीछे पड़ा आ। झूमे रे गोरी घूमे रे गोरी चली कहाँ चोरी चोरी हवा से है बंधी डोरी रे। नव्या को गरबा करते हुए देख उसके चेहरे पर इतनी खुशी देख अक्षत को अच्छा लग रहा था। थोड़ा बहुत और डांस कर। अब जब नव्या बाहर निकली तो अक्षत भी उसके साथ बाहर निकल आया। नव्या ने उससे पूछा, आपको जब आता नहीं है तो यहाँ आए ही क्यों। अक्षत ने उसके लिए पानी की बोतल लेकर उसे देते हुए कहा, तुम्हारे लिए। और नहीं भी आता तो तुम सिखा देना, अगली बार कर लूंगा तुम्हारे साथ। नव्या ने उसकी बातों को सुना तो उसे देखने लगी कि तभी किसी ने अक्षत को पीछे से आवाज दी। हे अक्षत। जानी पहचानी सी आवाज सुन अक्षत ने पलट कर देखा तो ये और कोई नहीं बल्कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड तारा खड़ी हुई थी, जो उसके पलटने पर अपना हाथ उठाकर उसे हाय बोलती है और अब जल्दी से खुश होते हुए ही उसके पास चली आई। तारा ने अक्षत को हक करते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच बेबी, कहाँ हो आजकल। अक्षत उसके अचानक से गले लगने पर थिथक गया और उसने एक नजर नव्या पर डाली तो वो वहां से अब जाने लगी थी कि अक्षत ने झट से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नव्या प्लीज। वहीं अक्षत की आवाज सुन तारा अक्षत से अलग होकर उन दोनों को देखने लगी थी। तभी उसने नव्या को देख मुस्कुराते हुए अक्षत से कहा, ओह न्यू गर्लफ्रेंड, तभी मुझे भूल गए। अक्षत ने तारा की बात सुन अब उसे देखते हुए कहा, तारा मैं तुमसे बाद में मिलता हूं। अक्षत ने अभी ये कहा ही था कि नव्या उससे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चली गई। ये देख तारा ने अपनी एक भौं उठाते हुए अक्षत से कहा, ऊप्स, तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड के तो कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। अक्षत ने जाती हुई नव्या को देखा तो तारा ने कहा, वो चली गई, कम ऑन, उसे छोड़ो, तुम्हें दूसरी मिल जाएगी, आओ मेरे साथ, हमारे सारे फ्रेंड्स आए हैं। इतना कहकर तारा ने अक्षत का हाथ पकड़ा मगर अक्षत अपनी जगह से हिला भी नहीं। तो तारा ने पलट कर देखा मगर तभी अक्षत ने उससे कहा, कोई दूसरी नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो वहां से चला गया मगर वो वापस लौट कर आया और उसने तारा के करीब होते हुए कहा, बाय द वे शी इज नॉट माई गर्लफ्रेंड, शी इज माई वाइफ, उसके सारे नखरे भी मेरी सर आंखों पर। तारा ने सुना तो हैरान हो अक्षत को देखने लगी जो कि अब उसके पास से हटता वहां से निकल गया था। तारा हैरान थी कि उसकी शादी कब हुई और कैसे नहीं पता चला। उसे कुछ समझ नहीं आया तो तारा ने अपना सिर हिलाया और वहां से चली गई। वहीं दूसरी तरफ रावी और पार्थ आज एक दूसरे के साथ डांडिया में मगन होकर एक साथ झूम रहे थे। दोनों को ही होश नहीं था कि हमेशा लड़ने झगड़ने वाले वे दोनों आज मस्त एक दूसरे के साथ ताल पर ताल मिला थिरक रहे थे। इधर अक्षत भागता हुआ नव्या के पास आया और उसने नव्या का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, नव्या। तो नव्या ने पलटकर उस पर भड़कते हुए कहा, क्या नव्या, मुझ पर तो कैसे इल्जाम लगाए जा रहे थे और खुद आई मिस्ड यू बेबी, सोना, बाबू, सब चालू है आपका। नव्या की बात सुन अक्षत ने कहा, यार ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी एक्स थी। नव्या ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या करूं, जाइए, उसके पास जाइए, उसे बहुत याद आ रही थी आपकी। ये कहते हुए नव्या एक बार फिर जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि अक्षत ने उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कहा, उसको छोड़ो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती, मुझे आती है। नव्या ने पलटकर उसे देखा तो अक्षत ने नव्या के करीब आते हुए कहा, बहुत आती है।
नव्या ने एक बार फिर उससे अपना हाथ छुड़ाना चाहा था कि अक्षत ने पकड़ मजबूत कर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, बहुत शर्मिंदा हूं अपनी की हुई हरकत को लेकर। नव्या ने सुना और उसे अपने बेहद करीब पाया तो इधर उधर देख उसे दूर धकेलते हुए कहा, क्या कर रहे हैं, सब हमें देख रहे हैं। अक्षत ने एक नजर आसपास देखा और अगले ही पल नव्या का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर जाने लगा तो नव्या ने उसे रोकते हुए कहा, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली। नव्या का ये कहना भर था कि इस बार अक्षत ने पलटकर उस पर चिल्लाते हुए कहा, चुप करोगी, कितना बोलती हो। नव्या उसके चिल्लाने पर थोड़ा सहम गई और अब चुप भी पड़ गई तो अक्षत उसे अपने साथ अपनी कार के पास ले आया। उसने नव्या को कार में बैठने के लिए कहा तो उसने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं सबके साथ ही जाऊंगी। तो अक्षत ने एक बार फिर उस पर भड़कते हुए कहा, कह रहा हूं ना कि बैठो, तो बैठो। नव्या उसकी आंखें देख झेप गई और इससे पहले कि कुछ बोल पाती अक्षत ने खुद ही कार का डोर ओपन कर उसे अंदर बैठा दिया। नव्या हैरान होती हुई उसे देखने लगी कि तभी अक्षत ने कार में बैठ नव्या का सीट बेल्ट लगाया और फिर कार स्टार्ट की और अगले ही पल कार रोड पर दौड़ने लगी। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ था कि नव्या को कुछ भी समझ नहीं आया था। काफी दूर निकलकर आने के बाद नव्या ने हैरानी से पूछा, इस बार कहाँ ले जा रहे हैं। अक्षत ने नव्या को एक नजर देखते हुए पूछा, तुम बताओ, कहाँ जाना चाहोगी। नव्या ने उससे मुंह फेरते हुए कहा, कहीं नहीं, मुझे वापस जाना है और वो भी अपने घर, माँ अकेली है। अक्षत ने नव्या की बात सुन सामने देखते हुए अब उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या ने उसके ऐसा करने पर उससे सवाल करते हुए पूछा, आप करना क्या चाहते हैं। अक्षत ने उसके हाथ को अपने होठों के पास ले जाकर चूमते हुए कहा, तुम्हें प्यार। नव्या ने उसकी बात सुन पलटकर उसकी तरफ देखा था कि तभी अक्षत ने नव्या का हाथ छोड़ते हुए कहा, पीछे देखो, तुम्हारे लिए कुछ है। नव्या ने मुड़कर पीछे देखा तो सीट पर एक बड़ा सा बॉक्स रखा पाया। उसने बॉक्स देख उसे उठाना चाहा था कि अक्षत ने उसे रोकते हुए कहा, अभी रुको। नव्या रुकी तो अब अक्षत ने भी कुछ देर बाद कार एक खाली सड़क पर साइड में रोक दी। नव्या ने रात के अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहा, आपने कार यहाँ क्यों रोक दी। अक्षत ने अपना सीट बेल्ट निकालते हुए कहा, बाहर आओ। नव्या ने डरते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं आऊंगी। उसके चेहरे पर आए भाव देख अक्षत हंसने लगा। उसने नव्या के गाल खींचते हुए कहा, डरो मत, मैं हूं, अब जल्दी से बाहर आओ। ये कहते हुए वो बाहर निकला और उसने पीछे वाली सीट से वो बॉक्स बाहर निकाला। इधर नव्या भी कुछ सोचते हुए बाहर निकल आई कि तभी उसने देखा कार के बोनट पर अक्षत ने गुलाब के फूलों की पंखुड़ियां बिखेरते हुए वो बॉक्स बीचों बीच रख दिया और जैसे ही उस बॉक्स को अनपैक किया तो उसमें नव्या का फेवरेट रेड वेलवेट केक था। नव्या एक बार फिर हैरान हो गई और उसने अक्षत को घूर कर देखा तो वो मुस्कुराया और उसने केक पर कैंडल्स लगा उन्हें जलाया। तो नव्या ने उससे पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप, आपका बर्थडे है क्या। अक्षत ने उसके पास जा उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरा नहीं, तुम्हारा, उस दिन तुम्हारा बर्थडे खराब किया था ना मैंने। नव्या ने शौक होते हुए पूछा, मेरा। असल में रावी से अक्षत को कल ही मालूम पड़ा था जब उसने रावी को कॉल कर नव्या को मनाने में उसकी मदद मांगी थी, मगर रावी उस पर ही बरस पड़ी और उसने बताया कि कैसे अक्षत ने उस दिन नव्या के बर्थडे वाले दिन सब कुछ खराब कर दिया और नव्या को हर्ट किया। नव्या के पूछने पर अक्षत ने नव्या को अपने साथ केक के पास ले जाकर कहा, हाँ, अब जल्दी करो क्योंकि ये रोड मेरे बाप की नहीं है। इस पर नव्या ने भोलेपन से कहा, पर आज मेरा बर्थडे नहीं है। अक्षत ने उसके हाथ में चाकू पकड़ाते हुए कहा, हाँ, बट उस दिन की कसर आज पूरी कर रहा हूं। अब जल्दी करो, कैंडल्स ब्लो करो। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पर जो भी था वो उसे कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा था। नव्या ने उसके कहने पर अब कैंडल्स को ब्लो किया तो अक्षत ने ताली बजाते हुए उसके लिए बर्थडे सॉन्ग गाया जिसे सुनकर नव्या मुस्कुरा दी। लड़कियां ऐसी ही तो होती हैं, छोटी छोटी बातों पर भी बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं और जल्दी मान जाती हैं। वही हाल नव्या का था। अक्षत के इस छोटे से प्रयास पर वो वाकई खुश हो गई थी। तभी अक्षत ने उसे केक को सेंटर से जलाने को कहा। नव्या को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, पर फिर उसने उसकी बात मान वैसा ही किया और देखा कि अगले पल वो केक जलने लगा था। नव्या शौक होती उस केक को देखने लगी थी कि तभी उसे उस केक की ऊपरी परत जलने के बाद उसके अंदर बड़ा सा सॉरी लिखा हुआ दिखाई दिया, जिसे देख उसने अक्षत को देखा तो अक्षत ने अपने कान पकड़ते हुए कहा, प्लीज माफ कर दो। नव्या उसकी इस हरकत पर पलटकर मुस्कुरा दी, पर फिर उसने बगैर कुछ कहे केक कटकर अक्षत को खिलाया तो अक्षत ने भी खुश होकर उसे केक खिलाते हुए कहा, हैप्पी बर्थडे जान। आई विश कि तुम्हारा हर बर्थडे हम यूं ही साथ मनाएं।
इतना कहकर उसने नव्या के होठों पर किस किया तो नव्या शौक होती उसे देखती रह गई। वो होश में लौट आई कि क्या वाकई इतनी आसानी से वो मान गई और कैसे भूल गई कि ये वही इंसान है जो कि कुछ दिन पहले उसे बुरी तरह से दुत्कार रहा था, उसे कोस रहा था। और एक वो है कि जरा से इस ड्रामे से खुश हो गई और उसने केक भी कट कर दिया। अक्षत खामोशी से कार ड्राइव कर रहा था और नव्या वो चुप थी और बस विंडो से बाहर देख रही थी। अक्षत ने काफी देर तक उसको नोटिस किया और अब जब वो दोनों नव्या के बताए गए पते पर पहुंचे तो नव्या ने अपनी कॉलोनी में पहुंचते ही एक छोटे से घर के बाहर ही अक्षत को कार रोकने को कहा। अक्षत ने कार रोकते ही उससे पूछा, यहाँ? नव्या ने हाँ में सिर हिलाया और अब सीट बेल्ट निकालने लगी कि तभी अक्षत ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या बात है नव्या, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा जो भी मैंने किया? नव्या ने उसके हाथ पकड़ने पर अपना हाथ छुड़ाना चाहा था कि अक्षत ने उसके हाथ पर पकड़ मजबूत करते हुए कहा, प्लीज नव्या, मैं मान रहा हूं ना कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मुझे बिना सच जाने तुमसे कुछ कहना नहीं चाहिए था। पर उस वक्त अक्षत बात करते हुए बीच में रुका और फिर नव्या के करीब हो उसने झुककर नव्या की आंखों में देखते हुए कहा, पॉजेसिव पॉजेसिव हो गया था तुम्हारे लिए। जलन, बेचैनी महसूस कर रहा था। पहले कभी किसी से इतना जुड़ाव नहीं हुआ था ना, तो बहुत डर गया था कि तुम उस नील के लिए कहीं मुझे छोड़ तो नहीं दोगी। नव्या ने नजर उठाकर उसकी आंखों में देखा तो अक्षत की आंखों में नमी देख उसने उससे मुंह फेरते हुए कहा, आपने मुझ पर शक किया था मिस्टर ओबरॉय। अक्षत ने तड़पते हुए उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, आगे से कभी नहीं करूंगा। नव्या ने उसकी बात सुन उसे पलट कर देखा तो अक्षत ने इस बार उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, कभी तुम पर शक नहीं करूंगा, वादा करता हूं। नव्या ने धीरे से पूछा, और जो किया तो? अक्षत ने झट से कहा, जो चाहे सजा देना एक्सेप्ट करूंगा और उफ तक नहीं करूंगा। उसकी बात सुन अब नव्या की भी आंखें भर आईं। ये देख अक्षत ने झुककर उसकी पलकों को चूमते हुए कहा, प्लीज नवू, बस एक मौका दे दो, आई एम सॉरी। नव्या ने उसे दूर धकेल शर्माते हुए कहा, कोई देख लेगा, हम घर के बाहर हैं। अक्षत ने इधर उधर देखते हुए कहा, हाँ तो देखने दो, जो देखेगा वही पिटेगा। नव्या उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुराई तो अक्षत भी उसे देख मुस्कुरा दिया और उसने उसका हाथ पकड़ अपने होठों से छुआ तो नव्या ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, बस भी करे, माँ बाहर आ गई तो वो क्या सोचेंगी? अक्षत ने एक बार फिर नव्या का हाथ चूमते हुए कहा, यही कि उनकी बेटी उनके दामाद के साथ है तो उन्हें वापस अंदर चले जाना चाहिए। नव्या उसकी इस बात पर इस बार खुलकर मुस्कुराई तो अक्षत के दिल में जैसे कहीं सुकून उतरा और अगले ही पल नव्या का सीट बेल्ट निकाल उसे अपनी बाहों में भर लिया। नव्या ने भी इस बार उसे अलग नहीं होने दिया, बस चुपचाप उसके गले लगी रही। कुछ देर बाद वो दोनों अलग हुए तो नव्या की नजर सामने से गुजरते एक अंकल पर पड़ी। ये देख नव्या ने कहा, अब मैं जाती हूँ। अक्षत ने हैरानी से पूछा, कहाँ? नव्या ने कहा, अंदर। अक्षत ने उसे देखते हुए पूछा, मेरे साथ नहीं चलोगी? नव्या ने कहा, माँ से बात तो करनी पड़ेगी ना, उन्हें सब बताना होगा। अक्षत ने उसकी बात सुनकर कहा, ओके कर लो, मुझे कॉल कर देना, मैं माँ और तुम्हें लेने आ जाऊंगा। नव्या ने हैरानी से पूछा, माँ को? अक्षत ने कहा, हाँ, माँ को, वो यहाँ कहाँ अकेले रहेंगी? नव्या ने धीरे से पूछा, घर में कोई क्या सोचेगा? अक्षत को पहले उसकी बात समझ नहीं आई और फिर जब वो खामोश हो गई तो कुछ देर बाद उसने उसकी बात का मतलब समझकर कहा, चलो माना मेरे साथ खून का रिश्ता नहीं है पर तुमसे तो है ना, और तुम्हारा रिश्ता मुझसे है, वो भी ऐसा वाला कि जो तेरा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तेरा। तो इस नाते माँ मेरी भी तो हुई ना, इसलिए माँ हमारे साथ रहेंगी, कोई कुछ नहीं सोचेगा। नव्या ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिलाया और अब कार से निकलने को हुई कि वो रुकी और उसने पलटकर आगे झुककर अक्षत के गाल पर किस कर दिया। अक्षत शौक होते हुए सामने देखता रह गया और नव्या वो झट से कार से निकल गई। अक्षत उसकी इस प्यारी सी हरकत पर मुस्कुरा दिया और उसने अपने गाल को प्यार से छूकर अपने उस हाथ को चूम लिया। उसने अपनी कार कुछ पीछे ली और जैसे ही नव्या घर के अंदर एंटर हुई वो वहां से चला गया। तारानकन आज दिल खुशी से भरा हुआ था, इतना कि उसका जी चाह रहा था कि बीच रोड पर कार रोक यही नाचने लगे। जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर वो घर पहुंचा। उसने पहले ही पार्थ को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो नव्या को अपने साथ लेकर गया है। अक्षत घर वापस आया तो उसने डोर खोलने वाले सर्वेंट से पूछा, दादाजी सो गए? सर्वेंट ने हाँ में सिर हिलाया तो अक्षत अब उनके रूम की तरफ बढ़ गया और रूम में दबे पांव एंटर हुआ कि तभी आशु अपने दादू की आवाज सुन अक्षत ने मुस्कुराकर उनके पास जाते हुए पूछा, आप सोए नहीं?
दादाजी ने उसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो उनके पास ही बैठ गया। ये देख दादाजी ने उठना चाहा तो अक्षत ने उन्हें उठने में मदद की और उन्हें ठीक से बिठाया कि तभी दादाजी ने उससे पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे? नव्या और तेरे बीच ऐसा क्या हुआ है जो तुम दोनों इस तरह से अलग हो गए? अक्षत ने उनकी बात सुन मुस्कुराते हुए कहा, अलग नहीं है दादू, हम साथ हैं। इतना कहकर अब अक्षत ने उन्हें अपने और नव्या के बीच हुए झगड़े के बारे में बताया और फिर ये भी कि कितने पापड़ बेलने के बाद वो मानी है। दादाजी उसकी बात सुन हंसने लगे और उन्होंने हंसते हुए कहा, बेटा मैं तो कहूंगा कि फिर भी वो जल्दी मान गई। तुम्हारी दादी, अरे मेरी धर्मपत्नी, जो एक बार रूठी सो रूठी। उसे मानने के लिए मैं ना जाने क्या क्या जतन करता था, पर वो तब भी नहीं मानती थी। पर फिर धीरे धीरे बातें फिर शुरू हो जाती और लड़ाई कब खत्म होती पता ही नहीं चलता था। ये कहते हुए दादाजी मुस्कुराने लगे तो अक्षत ने शरारत से पूछा, आज दादी जी की याद आ रही है क्या? दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद तो रोज ही आती है। उनकी बात सुन अक्षत ने पूछा, दादाजी, रक्षित भैया बताते हैं दादी जी आपको बहुत जल्दी छोड़कर चली गई थी, तब डैड भी बहुत छोटे थे, तो फिर आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? दादाजी ने उसे नाइट बल्ब की रोशनी में देखते हुए कहा, तुम्हारी दादी को जब पहली बार देखने गया था तो बस देखता रह गया था और सोच में पड़ गया था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। सलोनी सी सूरत, बड़ी बड़ी आंखें बिल्कुल किसी देवी के जैसी, उभरे हुए कटावदार होंठ, लंबे घुंघराले बाल। मैं तो अपनी जगह पर जड़ होकर उसे देखता रह गया था। उस रोज उसके सौंदर्य ने मुझे मोहित किया था, पर जैसे ही वो मेरी जिंदगी में आए उसने मेरे अंधेरे जीवन में सवेरा कर दिया और उसके बाद मुझे उसके तन के साथ साथ उसके मन से भी प्रेम हो गया था। अक्षत दादाजी की बातों में पूरी तरह से खो गया था। उन्होंने भी उससे आगे बताते हुए कहा, छोटी उम्र में ही अनाथ हो गया था मैं, जिसके चलते रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि मेरे पापा कोई करोड़पति नहीं थे। ज्यादा दोस्त भी नहीं बना पाया कभी। पर मेरा एक सच्चा दोस्त बलराम था, उसी की छोटी बहन थी तुम्हारी दादी। बलराम ने मुझ पर भरोसा कर अपनी बहन की शादी मुझसे करवाई थी। तब एक कमरे के अलावा कुछ नहीं था मेरे पास, पर तुम्हारी दादी जब भी मैं निराश होता तो कहती, देखा ना जी, एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी और हमारे पास भी एक बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी। दादाजी के चेहरे की मुस्कुराहट देख अक्षत मुस्कुरा दिया कि तभी दादाजी ने कहा, तुम्हारे डैड के हमारे जिंदगी में आने के बाद जब खर्चा बढ़ा तो अपने सभी शौक मार तुम्हारी दादी ने हमेशा मेरी और तुम्हारे डैड की जरूरतों को सबसे पहले पूरा किया। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उस वक्त मैं एक 5 स्टार होटल में वेटर हुआ करता था। खर्चे की पूर्ति कभी कभी मेरी कमाई नहीं कर पाती थी। ऐसे में मेरी मदद के लिए तुम्हारी दादी खुद भी सिलाई बुनाई का काम करने लगी और वक्त के साथ हम दोनों की मेहनत रंग भी लाए। मैंने तुम्हारी दादी के भाई यानी मेरे दोस्त बलराम के साथ मिलकर हमारी पहली छोटी सी कंपनी खोली और साल भर में वो कंपनी चल पड़ी। तुम्हारी दादी ने उस वक्त भी मेरा बहुत साथ दिया, बस नहीं दिया तो अपनी सेहत पर ध्यान। मैं हमेशा उसे डांटता था कि मेरे और तुम्हारे डैड के चक्कर में वो हमेशा खुद को भूल जाती है, पर वो हंसकर टाल जाती थी। और देखो उस दिन भी अपनी बीमारी के चलते मुझे हंसकर छोड़कर चली गई। मैं कुछ नहीं कर पाया, उसे बचा नहीं पाया। ये कहते हुए दादाजी की आंखें भर आईं तो अक्षत ने कहा, सॉरी दादाजी, मैंने आपको दुखी करने के लिए दादी जी की याद नहीं दिलाई थी। इस पर दादाजी ने कहा, रुको, अभी बात खत्म नहीं हुई मेरे बच्चे। हाँ तो तुम्हारा सवाल था ना कि मैंने दूसरी शादी क्यों नहीं की, तो ये उसी का जवाब था कि जिसने मेरे और मेरे बच्चे की खातिर खुद पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा, मुझे प्यार का मतलब समझाया, यहाँ मेरे मन के भीतर अपने लिए कमरा बनाकर बैठ गई, मेरे बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़ी रही। तो मैं ऐसे में कैसे अपनी सुलू की जगह किसी को भी दे देता, उसका त्याग, उसका निस्वार्थ प्रेम सब कुछ कैसे भुला देता। अक्षत ने दादाजी की बात को सुना तो उन्हें देखता रह गया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, आशु, सच्चा साथी नसीब वालों को ही मिलता है। शायद तुम नव्या को समझे नहीं अभी तक, पर मैंने जितना उसे जाना है वो एक ईमानदार लड़की है, तुमसे बेईमानी कभी नहीं करेगी। तुम्हारी दादी की झलक दिखाई पड़ती है उसमें, इसलिए कम समय में एक अलग ही जुड़ाव हो गया था। एक बात कहूं, अभी तुम दोनों का रिश्ता बहुत कच्चा है, अपना रिश्ता पक्का बनाओ। और नव्या, उसे प्यार से अपना बनाओ, वो भी हमेशा के लिए। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो, बड़े हो जाओ अपना और उसका ख्याल रखना सीखो, उस पर विश्वास करना सीखो, उसे भी खुद पर विश्वास दिलाओ। अक्षत ने हाँ में सिर हिलाया और अब दादाजी के गले लग गया। उसने गले लगते हुए कहा, आई एम सॉरी दादाजी, आप सच कहते हैं, मैंने अपनी बेवकूफ़ी के चलते वाकई बहुत गलतियां की है।
नव्या के साथ साथ आपका भी दिल दुखाया। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुंह खोला ही था कि डोर पर खड़ी मिसेस ओबरॉय ने कहा, अच्छा ड्रामा है। पहले घर में सुनामी लाओ और फिर झूठे आंसू दिखाकर लोगों से हमदर्दी लूटो। सच में आशु, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अक्षत ने गले लगते हुए दादाजी से कहा, आई एम सॉरी दादाजी, आप सच कहते हैं, मैंने अपनी बेवकूफ़ी के चलते वाकई बहुत गलतियां की है। नव्या के साथ साथ आपका भी दिल दुखाया। दादाजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुंह खोला ही था कि डोर पर खड़ी मिसेस ओबरॉय ने कहा, अच्छा ड्रामा है। पहले घर में सुनामी लाओ और फिर झूठे आंसू दिखाकर लोगों से हमदर्दी लूटो। सच में आशु, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अक्षत ने मिसेस ओबरॉय की बात को सुन धीरे से दादाजी से पूछा, दादाजी, नव्या के बारे में तो आपने मुझे बता दिया, पर मिसेस ओबरॉय के बारे में आपका क्या ख्याल है? अक्षत की बात सुन दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ये कुछ नहीं, हमारी बूढ़ी आंखों का धोखा और हमारी सबसे बड़ी भूल है। अक्षत उनकी बात सुन हंसने लगा तो मिसेस ओबरॉय ने पूछा, क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अक्षत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं मॉम, ये हम दोनों के बीच की बात है। मिसेस ओबरॉय ने सुना तो अक्षत को घूरते हुए कहा, वो सब तो ठीक है, तुम्हारी बीवी का तो कुछ आता पता ही नहीं है, चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? इस पर अक्षत ने खड़े होकर उनके सामने आते हुए कहा, मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, वो अपनी माँ के पास गई है, जल्दी ही वापस लौट आएगी। अक्षत ने जैसे ही ये बात मिसेस ओबरॉय से कही तो वो अक्षत के चेहरे की मुस्कुराहट को देख कुछ परेशान सी हो गई और उन्होंने अक्षत से कन्फर्म करते हुए पूछा, क्या कहा, वापस लौट आएगी, मगर कब? अक्षत ने उनके चेहरे के भावों को देख कुछ हैरानी से कहा, कल ही। मिसेस ओबरॉय की नजरें अक्षत की नजरों से मिली तो वो कुछ झेप गईं और उन्होंने अब वहां से जाने में ही भलाई समझी। अक्षत ने उन्हें जाते देख दादाजी के पास आते हुए कहा, दादाजी, कभी कभी मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मॉम जैसे मेरी मॉम है ही नहीं, बस भाई को ही वो अपना मानती है। दादाजी उसकी बात सुन हड़बड़ा गए पर फिर जल्दी ही उन्होंने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए अक्षत से कहा, अरे तुम भी ना, छोड़ो ये सब बातें और जाकर सो जाओ। अक्षत ने कुछ नहीं कहा और अब चुपचाप रूम से निकल अपने रूम में पहुंच गया। इधर मिसेस ओबरॉय अलका और रक्षित के रूम में आए तो अलका ने पूछा, क्या हुआ मॉम, आप इस वक्त यहाँ? मिसेस ओबरॉय ने उन दोनों के रूम का डोर बंद करते हुए कहा, हाँ मैं यहाँ, क्योंकि तुम दोनों को तो कोई होश नहीं तो सोचा मैं ही तुम्हें घर के हाल सुना दूं। वो लड़की वापस आ रही है, मिसेस ओबरॉय ने कहा तो अलका ने पूछा, कौन लड़की? मिसेस ओबरॉय ने उसकी बात सुन अपने दांत भींचते हुए कहा, और कौन? वो नव्या। क्या कहा था तुमने कि दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है, वो लड़की अब कभी वापस नहीं आएगी, तो फिर वो वापस कैसे आ रही है? अलका ने हैरान होते हुए पूछा, क्या कह रही है मॉम, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस पर मिसेस ओबरॉय ने कहा, ऐसा हो रहा है, तुम दोनों को तो कोई होश नहीं। अच्छा है वो लड़की वापस लौट आएगी तो अक्षत को भड़का ये सब हमसे लूट लेगी और वो दिन दूर नहीं जब वो अक्षत के बच्चे को जन्म दे पापा जी की सारी जायदाद अपने नाम करवा लेगी और तुम दोनों यूं ही मुंह तकते रहना। कितनी बार कह चुकी हूं नहीं बात बन रही तो आईवीएफ करवा लो, पर नहीं सुननी ही नहीं है मेरी कोई बात। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली गई तो अलका और रक्षित अब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। इधर रूम में अक्षत चेंज कर बेड पर आकर लेटा तो उसने कुछ सोच अपना फोन उठा नव्या को कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ नव्या जो आज खुद बेड पर करवटें बदल रही थी, अक्षत का कॉल आते देख उसने झट से कॉल पिक किया तो अक्षत ने हैरान होते हुए पूछा, अरे वाह, मेरे कॉल का ही वेट कर रही थी क्या, जो सोई नहीं अब तक? नव्या ने उसकी बात सुन चिढ़ते हुए कहा, जी नहीं, बस सोने जा रही थी और आपका कॉल आ गया। अक्षत ने मुस्कुराया और उसने अब उससे पूछा, माँ से बात की? नव्या ने मना करते हुए कहा, नहीं, घर पहुंची तो माँ नींद में थी, कल बात करूंगी। अक्षत ने थोड़े अफसोस में कहा, ओह, फिर भी माँ से जल्दी बात कर लो, क्योंकि अब नहीं रहा जा रहा तुम्हारे बगैर। नव्या ने अक्षत के उतावलेपन को सुना तो शरारत से पूछा, अच्छा जी, तो फिर इतने दिनों तक कैसे रहे मेरे बगैर? इस पर अक्षत ने बड़े ही सीधे तौर पर कहा, इतने दिनों का होश ही किसे था, मैं तो बेहोश बेखबर हो गया था, तुम मुझे होश में वापस लाई हो। नव्या ने उसकी बात सुन धीरे से कहा, ऐसा क्यों कहते हैं? अक्षत ने भी धीरे से कहा, सच कह रहा हूं। नव्या ने उससे पूछा, दादाजी कैसे हैं? तो अक्षत ने उसे बताया, बहुत बढ़िया, मजे में, तुम्हारे आने की खबर सुन तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। नव्या मुस्कुरा दी और हंसते हुए कहा,
हाँ, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। तो अक्षत ने झपटते हुए कहा, कोशिश नहीं, तुम्हें आना ही होगा। अक्षत अभी नव्या से बात कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि जैसे उसके रूम का डोर खुला हुआ है और कोई था जो कि रूम में झांक रहा था। इधर नव्या ने उसके चुप होने पर उससे पूछा, हेलो अक्षत। तो अक्षत ने धीरे से कहा, रुको जरा, मैं अभी कॉल बैक करता हूं। ये कहते हुए उसने अब कॉल कट किया और बेड से उठ अपने डोर की तरफ बढ़ गया। उसने एक झटके में डोर ओपन किया तो सामने खड़े शख्स को देख थोड़ा हैरान हो गया और उसने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डोर पर खड़े मिस्टर ओबरॉय को देख अक्षत ने उनसे सवाल किया तो मिस्टर ओबरॉय ने उसे देखते हुए कहा, बस देख रहा था कि तुम घर वापस लौटे या नहीं। ये कहते हुए मिस्टर ओबरॉय अब वहां से जाने को हुए थे कि वे रुके और उन्होंने अक्षत को देखते हुए कहा, आशु, बहुत लापरवाही कर रहे हो। अपने काम पर ध्यान दो। ऑफिस जाना शुरू कर दो वरना मजबूरन मुझे उसकी बागडोर एक बार फिर रक्षित को सौंपनी होगी। मिस्टर ओबरॉय की बात सुन अक्षत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूं। मिस्टर ओबरॉय ने हाँ में सिर हिलाया और अब वहां से चले गए। आज रूम में जाने की बजाय उन्होंने घर में ही बने अपने छोटे से बार में जाने की सोचा और उन्होंने ऐसा किया भी। आकर बैठे तो एक के बाद एक वाइन के कई ग्लास खाली किए। वाइन का नशा उनके दिमाग पर चढ़ा तो एक बार फिर कुछ याद आ गया। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने वहीं बार में मौजूद एक सीक्रेट ड्रॉअर को एक कोट की मदद से खोला तो उसके अंदर रखी कुछ फोटोग्राफ्स और कुछ चीजों को बाहर निकाल लिया। वे उन फोटोज को अपने हाथों में लेकर देखने लगे थे। ये फोटोज गायत्री की थीं जो कि उन्होंने खुद क्लिक की थीं। उन फोटोज को देख वो आज फिर खुलकर मुस्कुरा दिए। गायत्री की एक फोटो पर हाथ फेरते हुए उन्होंने हमेशा की तरह आज फिर बड़े भारी मन से कहा, बहुत नाराज होना मुझसे, होना भी चाहिए। तुम्हें चाहकर भी वो ना दे सका जिसकी कस्में तुम्हारे साथ खाई थी मैंने। मिस्टर ओबरॉय की शादी सुप्रिया जी यानी मिसेस ओबरॉय से एक अरेंज मैरिज थी। दादाजी ने ही सुप्रिया को अरविंद जी के लिए चुना था। शुरुआत में मिस्टर ओबरॉय ने बहुत कोशिश की थी उनके और सुप्रिया के बीच तालमेल बिठाने की, पर वो कोशिश कभी रंग नहीं लाई। वो कभी सुप्रिया से प्यार नहीं कर पाए। सुप्रिया जी वो थी ही नहीं जैसी लड़की मिस्टर ओबरॉय चाहते थे और सुप्रिया जी ने भी खास ऐसी कोई कोशिश की ही नहीं इस शादी को सफल बनाने की। मिस्टर ओबरॉय ने गायत्री की फोटो को निहारते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुम्हारा बेटा मुझसे अब तक ठीक से सीधे मुंह बात नहीं करता, करेगा भी क्यों? आखिर जिद में वो मेरा भी बाप है, बिल्कुल मुझ पर गया है। ये कहते हुए मिस्टर ओबरॉय मुस्कराए। वे आज तक अपनी उस गलती के लिए पश्चाताप कर रहे थे। उन्होंने गायत्री के साथ बहुत नाइंसाफी की थी जिसका दुख उन्हें अभी तक पीड़ा देता था। उस रोज काश वो हिम्मत कर अपने पापा के सामने कबूल कर लेते कि वो गायत्री से बहुत प्यार करते हैं तो शायद आज गायत्री उनके साथ होती और वो इस तरह घुट घुट कर नहीं जी रहे होते। पर उस वक्त मन में ये ख्याल थे कि उन्होंने सुप्रिया के साथ गलत किया और इस गलत सही के बीच उनका और गायत्री का प्यार बलि चढ़ गया। सही था जो उन्होंने गायत्री के साथ किया था, उसके लिए उनकी ये सजा भी बहुत छोटी थी। रक्षित स्वभाव से बिल्कुल अपनी मां सुप्रिया पर गया था, हालांकि नयन नक्श मिस्टर ओबरॉय के जैसे थे। वहीं अक्षत शक्ल और स्वभाव से तो मिस्टर ओबरॉय पर गया था, पर उसका गेहुआ रंग और कुछ कुछ आदतें थी जो कि गायत्री से मिलती थी। बचपन में कभी कभी उसकी हरकतें देख मिस्टर ओबरॉय को गायत्री की याद आ जाती थी, पर धीरे धीरे समय के साथ जब वो बड़ा हुआ तब तक सुप्रिया जी के कड़वे व्यवहार ने उनके और अक्षत के बीच भी एक दूरी बना दी थी, जिसकी वजह से अक्षत का बिहेवियर उनके साथ वक्त के साथ और भी बुरा हो गया था। इधर रूम में अक्षत ने नव्या से कहा, प्लीज माँ से कल बात कर लेना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। नव्या ने कहा, मम, बहुत लेट हो गया है, अब आप सो जाइए। अक्षत ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मम, गुड नाइट। ये कहते हुए उसने नव्या को फोन पर किस दी तो नव्या हैरानी से अपना फोन घूरने लगी। कॉल कट हो गया था। नव्या को अक्षत की बातों से साफ महसूस हो रहा था कि वो सच में उसे कितना मिस कर रहा था। तारानकन अक्षत सोने के लिए वापस बेड पर आया था कि तभी उसके फोन पर पार्थ का कॉल आने लगा। उसने कॉल पिक करते हुए कहा, हाँ, मैं घर पहुंच गया हूं और नव्या को भी घर छोड़ दिया है। अक्षत, पायल कहीं नहीं मिल रही, उसका फोन भी बंद जा रहा है। उधर से पार्थ की परेशानी से भरी आवाज अक्षत के कानों में पड़ी तो अक्षत ने हैरानी से पूछा, क्या मिल नहीं रही से क्या मतलब, तुम्हारे साथ ही तो थी ना? पार्थ ने परेशान होते हुए कहा, नहीं यार, अपने फ्रेंड्स के साथ थी और मैं तो रावी के साथ था, उसके फ्रेंड्स को भी नहीं पता कि वो कहाँ चली गई। अक्षत ने बेड से उठते हुए कहा, तू रुक, मैं आता हूँ, टेंशन मत ले, मिल जाएगी।
एक काम कर, पुलिस की हेल्प ले, तब तक मैं भी आता हूं। पार्थ ने हाँ में सिर हिलाया और कॉल कट कर दिया। इधर अक्षत भी अपनी कार की चाबी उठा जल्दी से घर से निकला। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाईवे पर कच्चे रास्तों के बीच सुनसान इलाके में एक कार में बैठे हुए लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे यार डर क्यों रही हो, रुको अभी कार स्टार्ट हो जाएगी। पायल ने उसकी बात सुन घबराते हुए कहा, ऋषि तुम्हें नहीं पता, भाई मेरे साथ आए थे, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं गार्डन से गायब हूं। इस पर ऋषि ने अब उसका हाथ छोड़ उस पर चिल्लाते हुए कहा, यार चुप करोगी, तब से मेरा दिमाग खराब कर रही हो। एक तो मेरा आना बेफिजूल हुआ और तो और गाड़ी भी खराब हो गई। पायल ने नासमझी से पूछा, बेफिजूल कहना क्या चाहते हो? ऋषि ने चिढ़ते हुए कहा, तुम पसंद करती हो ना मुझे, तो ये बताओ एक किस देने में क्या प्रॉब्लम है? हम 2 महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो क्या एक किस भी नहीं मांग सकता मैं? इस पर पायल ने परेशान होते हुए कहा, तुम्हें ऐसी सिचुएशन में किसकी पड़ी हुई है? ऋषि ने गुस्से में कहा, हाँ पड़ी हुई है। क्यों, मैं परेशान हो गया हूं तुमसे और अब और वेट नहीं करूंगा। आज किस तो लेकर रहूंगा, चलो अब इतने भी नखरे मत करो। ये कहते हुए वो पायल के करीब आया तो वो उसके उतावलेपन पर झेप गई और उसने उसे अपनी पूरी ताकत लगा दूर धकेल दिया। वो हड़बड़ाते हुए जल्दी से कार से बाहर निकल गई तो ऋषि ने भी बाहर निकलते हुए कहा, पायल क्या कर रही हो यार? यार हम दोनों रिलेशन में हैं, इतना तो चलता है। मैं कौन सा तुम्हें से करने को बोल रहा हूं जो तुम इतने नखरे कर रही हो? पायल ने सुना तो ऋषि पर भड़कते हुए कहा, ओ जस्ट शट अप एंड डोंट यू डेयर टू क्रॉस योर लिमिट्स। ये कहते हुए वो अब उसे छोड़ आगे बढ़ गई तो वो चिल्लाया और उसने पायल से कहा, हे पायल कहाँ जा रही हो? अंधेरा है यार, रास्ता भटक जाओगी। पायल ने वहां से आगे बढ़ते हुए कहा, भटकने दो, कम से कम ये रास्ता तुम्हारी कार से ज्यादा सेफ होगा। ऋषि ने अपनी कार की तरफ देखा, उसकी कार में कोई खराबी नहीं थी, वो बस इस वक्त बस अपनी मन की करने के लिए पायल के साथ खेल रहा था। पर अपना खेल उल्टा पड़ते देख वो जल्दी से पायल के पीछे पीछे भागा और उसने पायल को आवाज देते हुए कहा, अच्छा सॉरी बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्लीज रुको, हम वापस चलते हैं। पायल की आंखों में नमी बनाई थी। ऋषि उसका क्लासमेट था, वो उसे लाइक करता था और पायल को भी वो स्मार्ट लगता था, इसलिए जब उसने पायल को प्रपोज किया तो वो खुश हो गई, उसने हाँ कह दी। उन दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए 2 महीने ही हुए थे, ऐसे में पायल का उससे अभी दिल वाला रिश्ता ही नहीं बना था। वो ना जाने क्यों उसके साथ ऐसा क्या मिस कर रही थी जिसके चलते वो हर बार ऋषि को अपने करीब आने से रोक देती थी। वो अभी भी गुस्से में तेज तेज कदमों से आगे बढ़ी जा रही थी कि तभी उसे बीच रास्ते में एक कुत्ता मिला। वो उसे देख डर गई और वहीं थम गई। कुत्ता उसे देख घुराने लगा जिससे उसकी सांसें उसके गले में थम गई। वो घबरा गई, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अपने कदम उसने पीछे लिए थे कि वो कुत्ता उसकी तरफ झपटा, मगर उसे नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही ऋषि वहां आ गया और उसने कुत्ते को पत्थर मार भगा दिया। उसे देख पायल डरकर उसके गले जा लगी तो ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, और अकेले भागना है? पायल ने ना में सिर हिलाया तो उसने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो अब। पायल ने चारों तरफ फैले उस घुप अंधेरे को देख उसके साथ वापस लौटना ही बेहतर समझा, इसलिए चुपचाप उसके साथ ही चलने लगी। दोनों कुछ दूर चले थे कि तभी ऋषि ने कहा, एक सेकंड रुको। पायल ने घबराते हुए पूछा, क्यों? तो ऋषि ने अपनी उंगली ऊपर उठाते हुए कहा, अरे यार नेचर्स कॉल, रुको अभी आता हूं। उसकी बात सुन पायल ने अपना सिर पकड़ लिया और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसे बहुत फिक्र हो रही थी कि पार्थ को क्या जवाब देगी, और पहली बात तो उसे वहां ना पाकर क्या हंगामा हो रहा होगा ये तो भगवान ही जाने। ये सोच उसने अपने साइड बैग से फोन निकालना चाहा, पर ये क्या था, उसका फोन उसके पास नहीं था। अपनी सोच में गुम थी कि तभी उसके पास आते ऋषि को 2 आदमियों ने धर दबोचा। ऋषि ने घबराते हुए कहा, अरे भाई कौन हो तुम लोग? तो उनमें से एक आदमी ने कहा, साले पहले तो तू ये बता कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। उनकी आवाजें सुन पायल ने पलटकर कुछ कदम चलकर देखा तो उन आदमियों के बीच खड़े ऋषि को देख वो चिल्लाई, ऋषि। उसकी आवाज सुन उन आदमियों ने पलटकर देखा तो एक लड़की को खड़ा देख उन्होंने एक दूसरे को देखते हुए कहा, साला लड़की भी साथ लेकर घूम रहा है, सच सच बता क्या कर रहा था यहाँ लड़की के साथ? इस पर ऋषि ने कहा, अरे यार मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस एक नंबर आया था और वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरा वेट कर रही थी। इधर पायल उन गुंडों जैसी वेशभूषा वाले आदमियों को देख डर गई और उसने ऋषि को देख उनसे कुछ दूर खड़े होते हुए ही पूछा, ऋषि क्या कर रहे हो?
जल्दी आओ ना। तभी उनमें से एक आदमी अपने साथी से धीरे से बोला, ए मुंह क्या देख रहा है, पकड़ लड़की को। पायल कुछ समझ पाती उससे पहले ही उन दोनों में से एक ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। पायल घबरा गई और उसने चिल्लाते हुए कहा, ए छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। तो उस आदमी ने हंसते हुए कहा, हमें जानना भी नहीं है। इतना कहकर उसने अगले ही पल पायल को उठा अपने कंधे पर लाद लिया तो वो चिल्लाए, ऋषि। इधर दूसरा आदमी ऋषि को गन पॉइंट पर रख अपने साथ ले जाने लगा तो ऋषि चिल्लाया, पायल डरो मत, कुछ नहीं होगा। पायल ने उस आदमी की पीठ पर अपने हाथों से पूरी ताकत से वार किया मगर वो आदमी टस से मस ना हुआ बल्कि उसे कंधे पर लाद कर उसके पैरों को जकड़ आगे बढ़ने लगा। पायल रोते हुए चिल्लाई, प्लीज छोड़ दो, जाने दो मुझे। भाई, पापा, थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।